नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि कुछ कारणों से हम जो है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हम एक श्रृंखला चलाए थे, वह बीच में जो है कि रुक गई थी। लेकिन आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और हम वादा किए हैं आप सभी लोगों से कि हम इसको पूरा करेंगे। तो इस बात को याद रखे रहिएगा कि हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो जो आज पहली बार देख रहा है, वो पीछे की जितनी भी श्रृंखला है बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अतीत की हमारी उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमने बताया है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और यद्यपि पीछे का वीडियो उतना मतलब साफ नहीं है, लेकिन आपके फैक्ट के अंतर्गत बहुत ही वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए जो है आगे बढ़ते हैं कि हम लोग अभी तक 26 उपलब्धियों की जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अतीत की ज्ञानवर्धक श्रृंखला है, ये आज 7वीं है। और इसमें 26 उपलब्धियों की चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो आज आइए हम लोग जो है टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे देश में टाइगर, जिसको बाघ कहा जाता है, और बाघ के संदर्भ में बात ये है कि हमारे देश की एक संस्कृति है कि चाहे विभिन्न धर्म जात के लोग, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी जात के लोग हैं, यह प्रकृति के अनुरूप जो है कि सभी को एक समान सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का एकदम बेहतर जो है कि अवसर उपलब्ध कराता है हमारा देश। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की कि विभिन्न धर्म जात के लोग साथ में रहते हैं और मिलजुल के एक साथ जो है वो देश के विकास में बड़ा योगदान करते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे के दुख सुख में भी भागीदार होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को अगर इस पर हम अप्लाई करें कि प्रकृति ने किस तरह से संजोकर अलग अलग रूप रंग के पेड़ पौधे जीव जंतुओं को रखा है, उसी तरह से टाइगर भी जो हमारे देश बमुश्किल 13 देशों में ये पाया जाता है। 13 देशों में पाया जाता है, इस बात को याद रखे रहिएगा। 13 देशों में पाया जाता है। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया हमारे देश में, इसकी सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसका एक इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि इसकी संख्या निरंतर कम होती जा रही थी, निरंतर कम होती जा रही थी। तो इसको ध्यान में रखकर 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को डेट याद रखे रहिएगा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और यह जो है कि इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर, टाइगरों के या बाघों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा या इसी के अंतर्गत 2005 में, याद रखिएगा इस बात को, 2005 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया। इस बात को याद रखे रहिएगा। अब इसी के पूरी जिम्मेदारी होती है इन टाइगर प्रोजेक्टों को इनकी देखरेख करना, इसी का काम होता है। याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से किसी भी परीक्षा में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये 2005 में पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया। अब हम बात करते हैं टाइगर जो हमारे भारत में ये कितने हैं। तो वर्तमान में ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हैं वह 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो 53वां कौन सा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 53वां है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर घोषित किया गया? यह घोषित किया गया छत्तीसगढ़ का है। यह कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। इसको याद रखिएगा सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए, जो सुपर टेट दे रहे हो या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आप सभी लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, पूछा जा सकता है। 53वां, इसके पहले 52वां जो था वह राजस्थान का जो चौथा था, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। और इसी तरह से जो बूंदी में वो किया गया था। इसी तरह से ये यहाँ का छत्तीसगढ़ का, इसको याद रखिए कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का है।
छत्तीसगढ़ का है, इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग, छत्तीसगढ़ का 53वां। तो हम जैसे बात किए कि टाइगर प्रोजेक्ट हमारे देश में शुरू किया गया 1973 में, 1 अप्रैल 1973 का। 13 देशों में ये टाइगर पाए जाते हैं जो बाघ हैं। और 2005 में एक प्राधिकरण का गठन किया गया, एक अथॉरिटी का गठन किया गया जिसका नाम रहा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसी का काम है इस प्रोजेक्ट को संचालित करना संचालित करना। तो वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ का है, ये 53वां है। अगर बात की जाए पहला कौन सा था, तो पहला जो रहा वह जिम कॉर्बेट का नाम सभी लोग जानते होंगे। जिम कॉर्बेट का नाम सभी लोग जानते होंगे, जो वर्तमान में टाइगर रिजर्व सबसे पहले यही घोषित किया गया था। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन श्रीशैलम नागार्जुन श्रीशैलम, ये कहाँ पर है? ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये टाइगर रिजर्व है आपका, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है ये, इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग। तो इस तरह से सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको सभी लोग लिख लीजिएगा। और सबसे तो हो गया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला, और वर्तमान में 53वां। अब 52वां अगर भी याद करना हो तो याद कर लीजिएगा इसको। 52वां रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर किसको बनाया गया, ये कहाँ है? ये रामगढ़ विषधारी कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इसको याद रखे रहिएगा सभी लोग। यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखे रहिएगा। वर्तमान में संभवतः 2967 से ज़्यादा टाइगर है हमारे यहाँ, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पे कर्नाटक में। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला हम बता दें आप सभी को, भारत का पहला परमाणु परीक्षण याद रखिएगा। पहला परमाणु परीक्षण ये कब हुआ था? 18 मई 1974 को। सभी लोग इस डेट को लिख लीजिएगा, 18 मई 1974 को। अगली उपलब्धि की हम बात कर रहे हैं, जो ये 28वां है परमाणु परीक्षण। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? यह राजस्थान के जैसलमेर से 140 किलोमीटर दूर पोखरण का नाम सभी लोग जानते होंगे। पोखरण फिल्म भी आई थी, सभी लोग जानते भी होंगे। और हालांकि वह फिल्म सेकंड पोखरण पे आधारित था, ये पहला पोखरण कहा जाता है। और कहा गया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी थी। इसका प्रोग्राम 1967 में बना ही संभवतः, और यह गुप्त ढंग से इसे शुरू किया गया, चूँकि यह बुद्ध पूर्णिमा को संपन्न हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसको जरूर याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। और उस समय बार्क अर्थात भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष थे। बार्क के भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष उस समय जो थे, आप सभी लोग जानते भी होंगे कहाँ पर है, पहले हम बता चुके हैं इसको, सभी लोग जानते हैं, बॉम्बे के ट्राम्बे में
इसको हम पहले बता चुके हैं। अध्यक्ष थे राजा रमन्ना, राजा रमन्ना थे उस समय अध्यक्ष, हालांकि APJ अब्दुल कलाम साहब थे उस समय, रमन्ना। और इन्हीं के नेतृत्व में इसका 18 मई 1974 को परीक्षण किया गया। हालांकि यह पूरी तरह से सफल नहीं माना जाता, लेकिन ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि दुनिया की नज़रों से छुपा करके एक इस तरह का परीक्षण करना कि जो हमारे देश की ताकत, हमारे देश की क्षमता को दिखाता है। तो ट्राम्बे के राजा रमन्ना थे, इनके सहयोगी के रूप में APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे, APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे। तो याद रखे रहिएगा सभी लोग। और दूसरे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि APJ अब्दुल कलाम दूसरे जो परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998 में, उसमें इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। वैसे तो सभी लोग जानते रहेगा राजा रमन्ना भारतीय परमाणु बम के जनक माने जाते हैं, परमाणु बम के जनक माने जाते हैं, ये याद रखे रहिएगा। और जबकि हाइड्रोजन बम के कौन है? हाइड्रोजन बम के हैं अनिल कोकोडकर, ये भारतीय हाइड्रोजन बम के हैं। भारतीय हाइड्रोजन बम के कौन है? भारतीय हाइड्रोजन बम के कौन हैं? जनक अनिल काकोदकर, याद रखे रहिएगा। तो इस तरह से आप सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण इस्माइली मुद्दा के संदर्भ में दुनिया को ये संदेश दिया गया कि भारत जो परीक्षण किया है यह शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया है, न कि कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, दुनिया को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि यह जो परीक्षण किया गया है ये शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो दूसरी उपलब्धि रही परमाणु परीक्षण की 18 मई 1974 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा। उस समय जो सभी लोग जानते भी होंगे कि उस समय जो प्रधानमंत्री रही वह इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। तो इसकी शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया। बाद में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उसको आगे हम बताएंगे आप सभी लोग को। अगले पे हम चर्चा करते हैं, अगले की चर्चा करते हैं। देखिए, ये तो पहले भी चर्चा एक बार कर चुके हैं, लेकिन यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। भारत का पहला भारतीय उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया, जिसका नाम आर्यभट्ट है। ये पहले बताया जा चुका है, लेकिन यह चूँकि क्रम से समय काल के संदर्भ में, इसलिए इसको जो है कि एक महत्वपूर्ण है। ये पहला भारत का उपग्रह रहा जिसका नाम आर्यभट्ट रहा, जो एक गणितज्ञ रहे, भौगोलिकविद रहे, गणितज्ञ रहे, खगोलविद रहे, और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। 5वीं सदी में ये जन्मे हुए एक महान जो है कि भारत के एक तरह से कहा जाए बहुत बड़े जो है कि वैज्ञानिक, खगोलविद, मतलब जो भी कहा जाए इनके बारे में कम है। इनकी बहुत बड़ी देन है। उस पहले वाले वीडियो में आप सभी लोग को अवेलेबल कराए हैं हम। तो यह परीक्षण किया गया, हालांकि यह सोवियत संघ की इसमें सहयोग रहा। पहला जो परीक्षण किया गया उसमें जो है कि सोवियत संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि आज तो आप सभी लोग इसरो के बारे में भी हमने बताया है, पीछे वाले वीडियो में सभी लोग देख लीजिएगा कि इसरो ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो दुनिया जो है कि इसको सलाम करती है कि कम लागत में किस तरह से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो है हॉकी विश्व चैंपियन। ये 15 मार्च, जो ये 30वां उपलब्धि हमारे देश की, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। कारण इसके पीछे हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि यह विश्व कप हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया। जानते होंगे सभी लोग, मलेशिया तो जानते ही होंगे। यहाँ पर कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था 1975 में। और फाइनल में जो है कि भारत और पाकिस्तान रहा। और उस समय जो है भारत के जो कप्तान रहे उनका नाम था अजीत पाल सिंह, नाम याद रखे रहिएगा, अजीत पाल सिंह थे। और अजीत पाल सिंह थे, और इनके नेतृत्व में ये खेला जा रहा था फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत जो है 2-1 से पराजित किया।
भारत 2-1 से पराजित किया। उस समय मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र अशोक कुमार थे, उनके द्वारा भी गोल दागा गया था। इसकी वजह से, हालांकि वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये नाम याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था। तो इस तरह से विश्व चैंपियन हुआ भारत का 15 मार्च 1975 को। तो विश्व चैंपियन, जबकि आप सभी लोगों को पीछे बता चुके हैं हम कि भारत 8 बार ओलंपिक चैंपियन हो चुका है, 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को बताया गया कि भारत उसमें जो है कांस्य पदक जीता। ये सारी चर्चा पहले हम कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें हम लोग। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन, देखिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश में किन्हीं कारणों से अगर कोई ऋणग्रस्त हो जाता है तो जो व्यक्ति ऋणदाता होता है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। नाजायज़ फ़ायदा मतलब एक तो अप्राकृतिक ढंग से उसका शोषण करेगा वो, और हर तरह से मतलब वह उस जाल से, उस ऋण चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। और इस बात से जो है कि जो मतलब उसकी अगली पीढ़ी है वह भी प्रभावित होती है, उनके बच्चे मतलब तमाम समस्याओं से जो है कि वो घिर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर सरकार ने जो है 25 अक्टूबर 1976 को बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम लाया। और इस अधिनियम में साफ साफ कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी को बंधुआ बनाता है तो यह अपराध होगा। बंधुआ माने ये जान लीजिएगा, बंधुआ का बहुत सिंपल भाषा में, आप किसी को उधार दे दीजिए, वो पैसा न लौटा पाए तो ब्याज, चूँकि जब देंगे उधार एक पहले से ही तयशुदा राशि पर, ब्याज पर, रेंट पर अगर देंगे, अगर नहीं वो वापस करता है तो आप क्या करेंगे कि उसको जो है कि अपने घर का जो कार्य है करवाएं, और उस मतलब इस शोषण ही हुआ। और चूँकि वह रेंट जो है, जो ब्याज है लगातार बढ़ता रहेगा, वो बेचारा उस चक्र से बाहर निकल नहीं पाएगा और उसका जीवन उसी में समाप्त हो जाएगा। तो यह एक सामाजिक न्याय की धारणा के खिलाफ है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर इस कानून को लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। इसके बाद जो है कि उन बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास के लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को योजना में बताएंगे, तो इस बात को याद रखिएगा। इस तरह से देखा जाए तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 25 अक्टूबर 1976 को आया। तो सभी लोग इस बात को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए। अब अगले 32वें की चर्चा हम लोग करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी। आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ये जो एक तरह से कहा जाए ट्रीटमेंट है, ये टेक्नोलॉजी है, यह डेवलप हुआ था इंग्लैंड में। और भारत में इसे शुरू करने का श्रेय जाता है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को। देखिए, इसको समझा देना चाहते हैं, आप सभी लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप सभी लोग, ये तो याद होगा आप सभी को, टेस्ट ट्यूब, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी है, उनका नाम क्या है, दुर्गा। और कौन डॉक्टर थे, कलकत्ता के, आप सभी लोग जानते होंगे, कलकत्ता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय थे। और इन्हीं के द्वारा 3 अक्टूबर 1978 को इन विट्रो ट्रीटमेंट के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजर, जिसको IVF कहा जाता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजर, इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश महिला जो है कि वह निसंतान रहती है किन्हीं कमियों के कारण, तो उसके लिए वह बहुत बड़ा अभिशाप होगा। महिलाओं के संदर्भ में आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में बड़ा तेज ताना वाना मारा जाता है। तो इस संदर्भ में यह तकनीक जो है, चूँकि देखिए ताना की तो बात तो है ही, ममतत्व की जो भावना आजीवन नहीं विकसित हो पाती। अगर जिस महिला को बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो वह जो है कि आजीवन जो है कि, क्योंकि ईश्वर ने जिस तरह से लोगों को ईश्वर मतलब
प्रकृति को जिस तरह से गढ़ा है, बनाया है, अगर उस अनुरूप सारी चीज़ें हों तो प्रकृति का संचालन भी बहुत अच्छी, मतलब प्रकृति नियमित रूप से बहुत बेहतर ढंग से कार्य करेगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान होता है तो यह सभी के लिए नुकसानदेह होगा, चाहे वह जंतु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे किसी भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये जो टेक्नोलॉजी विकसित किया गया इन विट्रो फर्टिलाइजर, ये टेक्नोलॉजी की एक ट्रीटमेंट है कि अगर जो बांझपन है, जिन महिलाओं में बांझपन है, तो महिलाओं का एग्स लेकर महिलाओं का एग्स लेकर और पुरुष का स्पर्म या वीर्य, ये आर्टिफिशियल ढंग से एक ट्यूब में आर्टिफिशियल ढंग से क्या किया जाता है, इन दोनों को फर्टिलाइज कराया जाता है। इन दोनों को मतलब बड़ा ही नियंत्रित, बड़ा ही मतलब एक प्रयोगशाला में बेहतर ढंग से इनको फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइज के बाद जो भ्रूण बनता है इसको प्रत्यारोपित कर देता है महिला के गर्भ में, महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यही होता है इन विट्रो फर्टिलाइजर। इन विट्रो फर्टिलाइजर यही होता है। और भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म जो है 3 अक्टूबर 1978 को हुआ था। इसका टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका श्रेय अगर पूरा जाए तो डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को जाता है। तो इस तरह से हमने जो है कि आज 6 अतीत की उपलब्धियों को हमने चर्चा किया, जो आप सभी लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इसी तरह से हम बीच बीच में 75 का वादा किए हैं। 75 उपलब्धियां आप सभी लोग के इस प्रकार से महत्वपूर्ण होगा कि जो परीक्षा में आप जब बैठेंगे तो लगेगा कि नहीं, अगर हम इस तरह से रिवीजन किए, मतलब अगर वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे तो विकल्प आएगा तो आप आसानी से मार सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर शुरू से आप जितनी भी श्रृंखला हमने बनाया है, अभी तक 6 बनाया है और 7वीं ये श्रृंखला है, तो इसको याद रखे रहिएगा। तो फिर आप सभी लोगों से मिलेंगे फिर नए उपलब्धियों के साथ। तो आज यहीं तक। और आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जो है कि शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। मेरी लाइव क्लास भी चल रही है सिविल की, शाम को 7 बजे, और लेखपाल स्पेशल ग्रामीण विकास जो है वह भी क्लास चल रही है। सुपर टेट को जल्द ही चला रहे हैं, लेकिन अभी इसे इकोनॉमी मैराथन के अंतर्गत चलाएंगे। तो इस तरह से आप सभी को बता दें, एक सूचना दे रहे हैं। और सभी लोग आपस में इसको तो ज़रूर जो है कि जो वनडे दे रहे हैं, जो वो सभी लोग इसको जो है कि देख लीजिएगा और नोट करके आगे अपना बढ़ाइएगा। तो इस तरह से जय हिंद, जय भारत। और फिर मिलेंगे आप सभी के बीच जो है एक नई उपलब्धियों के साथ, मतलब जो उपलब्धियां हैं लेकिन उनको एक तथ्यों के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे।